Arfin from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 की, that is homeostasis, and this chapter is numbered as chapter number 14 in your book. और हम देखेंगे इस चैप्टर का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू के इसके अंदर है क्या। तो चैप्टर का टाइटल है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस चीज़ों को बैलेंस में रखने को कहते हैं, या अगर हम एग्जैक्ट वर्ड में बात करें तो होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट इट्स इंटरनल कंडीशंस such as chemical composition of its body fluids so as to maintain health and functioning regardless of outside condition। यानी बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, अंदर का एनवायरनमेंट जो है, एक सेल के अंदर का भी और एक बॉडी के अंदर का भी, उसको एक बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, और उसकी इस टेंडेंसी को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म हो रही होती है। उसमें से एक जो मेजर तरीका है जो यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस, यानी कि वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। यानी एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स, जो कि सॉल्ट्स वगैरह हो सकते हैं, सॉल्ट आइंस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को जिस तरह से बैलेंस करते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन कह रहे होते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑस्मोरेगुलेशन डिफरेंट तरीकों से परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम वास्टली बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक को हम ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं और दूसरों को हम ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कहते हैं। ऑस्मोरेगुलेटर्स जो हैं, those animals that can maintain internal osmotic concentrations different from the surrounding environment, यानी वो एनिमल्स जो बाहर की एनवायरनमेंट से डिफरेंट किस्म की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकें, वो ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं। यूजुअली ये जो एनिमल्स हैं ये हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होते हैं एज कंपेयर टू देयर सराउंडिंग, यानी उनके अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, वो बाहर की एनवायरनमेंट से या ज़्यादा होती है या कम होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और मोस्ट ऑफ द मरीन वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। दूसरे हैं ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। अब दोज एनिमल्स दैट कैन चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब ये एनिमल्स जो हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आइसोटोनिक होते हैं, यानी कि जिस तरह का एनवायरनमेंट बाहर है उसी तरह का ये एनवायरनमेंट अपने अंदर भी मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करते हैं। मरीन इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो और फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो इस किस्म के तरीके से ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। एनिमल्स के पास कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑस्मोरेगुलेशन कर रहे होते हैं, यानी कि वो इस सॉल्यूट कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करने के लिए कुछ अडॉप्ट करते हैं तरीकों को। वो तरीके डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह के हैं। अगर हम फ्रेश वाटर एनिमल्स की बात करें तो जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं, और ऑस्मोरेगुलेटर हैं तो वो हाइपरटोनिक हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। अगर वो हाइपरटोनिक हैं तो यूजुअली होता ये है कि वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उनकी किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं कि सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर रही होती हैं, और उसके साथ साथ उनके पास कुछ और मैकेनिज्म्स होते हैं सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के, और वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू होता है और उसको हम कहते हैं आयोनोसाइट्स। दूसरी तरफ मरीन एनिमल्स आते हैं जो बोने फिशेस हैं वो। अब वो जो है वो भी ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं, लेकिन ये हाइपोटोनिक होती हैं एज कंपेयर टू देयर एनवायरनमेंट, यानी इनके अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू देयर एनवायरनमेंट। अब इस वजह से इनके पास एक खास टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा वाटर को लूज करते हैं, तो इस वाटर के बैलेंस को रखने के लिए उन्हें ढेर सारा पानी पीना पड़ता है, सो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ सी वाटर। अब जब सी वाटर वो ज़्यादा पीते हैं तो क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए वो क्या करते हैं कि उनके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, और या फिर हम उन्हें रेक्टल ग्लैंड्स भी कहते हैं। फिर बारी आ जाती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एंड इवन मैमल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब इनके पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ये वाटर लॉस को
लिमिट कर रहे होते हैं। वो मैकेनिज्म्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होते हैं। आर्थ्रोपोड्स के अगर अंदर हम देख लें तो उनके ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो इस तरह से डिजाइंड है कि बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उनकी बॉडी से एवेपोरेट ना हो। दूसरी तरफ अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखते हैं तो उनकी जो स्किन है वो उसकी जो आउटर लेयर है दैट इज डेड केराटिनाइज्ड स्किन। अब क्योंकि वो डेड केराटिनाइज्ड सेल हैं तो वो एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर के इंटरनल सेल्स को प्रोटेक्ट कर सके वाटर लॉस से। फिर ऑस्मो रेगुलेशन को ही परफॉर्म करने का या एक बैलेंस मेंटेन करने का ही एक प्रोसेस है जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन द सेल। बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारे अंदर स्टूल प्रोड्यूस होता है जो हम रेगुलर बेसिस पे एलिमिनेट करते हैं, और यही एलिमिनेशन जो है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। और एक्सक्रीशन के जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट हर सेल के पास भी हैं और हर ऑर्गेनिज्म के पास भी हैं। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका एक रिलेशनशिप है हैबिटेट के साथ। अब हैबिटेट जो है वो डिफाइन करता है कि वहां पे वाटर मौजूद है या नहीं है, ज्यादा वाटर है या कम वाटर है। अब जो नेचर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है वो मेजरली अमोनिया होती है। अगर हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो उनमें वो यूरिया जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, जबकि अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरफ चले जाते हैं तो वो सोली यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स यानी मैन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट आर आवर किडनीज। अब किडनीज का काम क्या है कि ये ब्लड को फिल्टर करती हैं, उसमें से वेस्ट को रिमूव करती हैं और यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। फिर जो अगला कंपोनेंट है दोज आर यूरेटर्स। अब यूरेटर्स जो हैं वो कुछ ट्यूब्स हैं जो यूरिन को कैरी करती हैं फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर हमारे पास ब्लैडर आ जाता है जो टेम्परेरली स्टोर करता है यूरिन को। उसके बाद यूरेथ्रा आती है। यूरेथ्रा का काम ये है कि उसने यूरिन को कैरी करना होता है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब जो साइंस है जो डील करती है किडनी के साथ उसकी बात कर लेते हैं। सो द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रोलॉजी जो है उसमें हम किडनी से रिलेटेड हर चीज डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे किडनीज की बात हो रही है तो हम किडनीज को भी थोड़ा डीपली देखते हैं। अब किडनी इज अ डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन विद अ स्मॉल सरफेस। हमारे पास ये 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में टू परफॉर्म दिस फंक्शन। अब किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो है ये डार्क रेड से शेड की होती है। फिर उसके अंदर वाली लेयर आती है जिसको हम रीनल मेडुला कहते हैं। अब रीनल मेडुला के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रीनल पैरामिड्स। जो मेजर काम हो रहा होता है फिल्ट्रेशन का वो इन्हीं रीनल पैरामिड्स के अंदर हो रहा होता है। दूसरी साइड पे व्हाट वी हैव इज अ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरीज जो हैं वो किडनीज को ब्लड सप्लाई देती है यानी क्लीन ब्लड सप्लाई। फिर वी हैव रीनल वेन। अब रीनल वेन का काम ये है कि उसने किडनी से ब्लड लेके वापस जाना होता है। वी हैव अ स्ट्रक्चर जो कि रीनल पेल्विस कहते हैं। अब रीनल पेल्विस वो कंबाइंड जगह है जहां पे सारे रीनल पैरामिड्स जो हैं वो ओपन हो रहे होते हैं। और देन वी हैव अ यूरेटर। बेसिकली रीनल पेल्विस जो है आगे वो कंस्ट्रक्ट होता हुआ एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसे हम यूरेटर कह रहे होते हैं, और इसका काम यहाँ से यूरिन लेके आगे जाना होता है ब्लैडर तक। अब जो किडनी है वो एज अ होल एक ऑर्गन तो काम कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे यूनिट स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जो यूनिट स्ट्रक्चर है ये यूनिट सेल है किडनी का, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। अब रीनल पैरामिड्स के अंदर जो है ये नेफ्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो ये नेफ्रॉन है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लेक्स है। और हम इस तरह से किडनी से शुरू करते हैं और नेफ्रॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आके खत्म करते हैं इस बात को कि वहां पे मेजर काम हो रहा होता है सारा का सारा फिल्ट्रेशन का। अब जो नेफ्रॉन है उसके अंदर काफी सारे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेफ्रॉन के पास भी एक आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आ रही होती है, और एक वेन होती है जिससे वापस ब्लड लेके जा रही होती है। जो मेजर काम हो रहा होता है फिल्ट्रेशन का वो
बोहमैन्स कैप्सूल में हो रहा होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, बोहमैन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रहा होता है। देन वी हैव ग्लोमेरुलस जो कि एक कवरिंग है उसके अराउंड, वहाँ पे एक्सचेंज हो रही होती है मटेरियल्स की। वहाँ से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर शुरू होता है वो एक पूरा टिब्यूल है जिसे हम रीनल टिब्यूल भी कहते हैं। अब रीनल टिब्यूल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। रीनल टिब्यूल जब शुरू होता है जहाँ से ग्लोमेरुलस से, वहाँ से उस पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उससे वो मूव करता हुआ आगे जाता है, जब बिल्कुल एंड पे पहुंचता है तो वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। लेकिन इसके दरमियान में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ये जो टिब्यूल है ये बिल्कुल नीचे होता है, एक लूप बनाता है इन द मिडल ऑफ इट, उसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब लूप ऑफ हेनले के भी दो लिम्स होते हैं, वन इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड द अदर वन इज असेंडिंग लिम्ब। अब ये जो टिब्यूल है जाके ओपन हो रहा होता है कलेक्टिंग डक्ट में, और जो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे फर्दर ऑन यूरेटर के पास चली जाती है। अब हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया नेफ्रॉन का, लेकिन नेफ्रॉन के अंदर अब यूरिन प्रोड्यूस कैसे हो रहा होता है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है रीनल कॉर्पसल पे। रीनल कॉर्पसल क्या है? ग्लोमेरुलस और बोहमैन्स कैप्सूल को जब हम कंबाइन करते हैं वहां से फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर क्या होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, यानी जो एक्सेस वाटर है वो आयंस और जो तमाम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि फर्दर रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की, जो कि डिसेंडिंग लिम्ब में हो रही होती है, और बोथ सोडियम और क्लोराइड जो आयन जो हैं वो असेंडिंग लिम्ब में जो है वहाँ पे रीअब्सॉर्ब होते हैं। फिर ये होता है वी हैव डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके अंदर क्या होता है कि जो आयंस और एसिड्स और ड्रग्स और टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो सिक्रीट हो रहे होते हैं उस फिल्ट्रेट में एंड टाइम पे, ताकि वो आगे बॉडी से बाहर ले जाए जा सकें। फिर कलेक्टिंग डक्ट का काम आ जाता है। वहां पे क्या होता है कि वेरिएबल रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की, जो एक्सेस एंड पे बच गया है सारा काम होने के बाद, और उसके बाद जो डक्ट आ जाती है वो क्या करती है कि वो यूरिन को डिलीवर कर देती है आगे यूरेटर्स में। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है दैट इज प्रोन टू डिजीजेस जस्ट लाइक एनी अदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो हमारा जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम स्टडी करते हैं एक खास किस्म की ब्रांच में, दैट इज यूरोलॉजी। Urology is the branch of medicine which deals with diseases and abnormalities of urinary tract and their treatment. हमारा जो एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है वो हमारी किडनीज को डिफरेंट तरीकों से अफेक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो हैं वो उस ट्रैक के जिस पार्ट में होती हैं उसके हिसाब से हम उनका नाम रखते हैं। फर्स्ट वी हैव यूरिथराइटिस। यूरिथ्रा की जो इन्फेक्शन होती है उसको हम ये कहते हैं। देन वी हैव सिस्टाइटिस। अब सिस्टाइटिस जो है वो ब्लैडर की इन्फेक्शन को कहा जाता है। देन वी हैव पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो किडनीज की इन्फेक्शन को हम कहते हैं। फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं जैसे कि किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। अब किडनी स्टोन्स जो बनते हैं वो डिफरेंट रीजंस की वजह से बन रहे होते हैं, या तो अंदर कैल्शियम हाई है या ऑक्सलेट हाई है, यूरिक एसिड हाई है। ये सारी चीजें जब हाई हैं तो इनके स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब कैल्शियम हाई अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही हो तो उसे हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। जब ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन हाई हो तो वी कॉल इट हाइपर ऑक्सलूरिया। जबकि जब यूरिक एसिड जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया, और ये सारे मिलकर स्टोन्स बना देते हैं किडनीज के अंदर। फिर देयर आर अदर मैकेनिज्म्स जिनके थ्रू किडनी फेल भी हो सकती है, उसे हम किडनी फेलियर कहते हैं या फिर रीनल फेलियर भी कहते हैं। रीनल फेलियर भी दो तरह का होता है, वी हैव क्रोनिक रीनल फेलियर एंड देन वी हैव एक्यूट रीनल फेलियर। अब क्रोनिक रीनल फेलियर किस वजह से होता है? या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या नेफ्राइटिस हो सकता है कि अगर जो ग्लोमेरुलस है जो सारे नेफ्रॉन्स के अंदर उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्राइटिस, और उसकी वजह से आपकी किडनी फेल भी हो सकती है। या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या आपको डायबिटीज़ है तो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक रीनल फेलियर। दूसरी तरफ वी हैव एक्यूट रीनल फेलियर जो किस वजह से होता है, वो किसी हेमरेज ट्रॉमा के रिजल्ट में हो सकता है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया रहता हो किसी बंदे को, उस वजह से होता है। डायूरेसिस और सिवियर नेफ्राइटिस की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। अब अगर किसी बंदे की किडनीज फेल हो जाती हैं तो उसका ट्रीटमेंट में एक बहुत जो मेजर प्रोसेस है ट्रीटमेंट देने के लिए या उस बंदे को एक नई किडनी मिलने से पहले सर्वाइव करने के लिए, वो है हीमोडायलिसिस।
हीमोडायलिसिस जो है वो उसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड को क्लीन किया जाता है आर्टिफिशियली कैसे कि एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं डायलाइजर, और डायलाइजर के अंदर ट्यूब्स ही बनी होती हैं और उन ट्यूब्स के इर्द गिर्द जो है एक फ्लूइड होता है जिसे हम डायलाइजेट या डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। अब जब ब्लड जो है वो वेन में से लेके पास किया जाता है डायलाइजर के अंदर से, तो उसमें जो वेस्ट वगैरह होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और जो क्लीन ब्लड है वो दूसरी तरफ से कलेक्ट करके हमारे बॉडी को वापस प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह का एक और मैकेनिज्म भी है जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में जो है वो डायरेक्टली जो फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड, वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, वो कैपिलरीज एक्ट करती हैं एज दैट डायलाइजर। वहाँ से जो हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं या टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठे हुए हैं वो उस डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ कर जाते हैं, और लेटर ऑन दैट डायलिसिस फ्लूइड इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इस तरह से डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। फिर इसका थोड़ा सा एक परमानेंट सोल्यूशन भी है जिसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो इस तरह से किया जाता है कि किसी डिसीज्ड या अलाइव डोनर से आप जो है किडनी ले सकते हैं। अलाइव डोनर इस तरह से कि हम a human being is fully capable of surviving on one kidney, तो कोई किडनी डोनेट कर सकता है। अब उसमें आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बंदा बिल्कुल आपसे अनरिलेटेड है और उसकी आपकी ब्लड टाइप और टिश्यू टाइप सब कुछ मैच हो जाए तो उसकी किडनी भी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। अब किडनी ट्रांसप्लांट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, सब कुछ स्मूथली नहीं जाता। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज रिजेक्शन। अब जब एक दूसरे इंडिविजुअल से किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है जिस बॉडी में, तो वो बॉडी उसको एज फॉरेन ट्रीट करती है और उसको रिजेक्ट करती है। उस रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। वो मेडिसिन जो हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही होती हैं। उन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे जो कॉमन मेडिसिन दी जाती है दैट इज साइक्लोस्पोरिन। उसके अलावा स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं जो बॉडी का जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन का उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इन चीज़ों की वजह से जो एक किडनी है उसकी एवरेज लाइफ 10 to 15 ईयर्स होती है इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट। अब यहाँ तक ऑस्मोरेगुलेशन तो पूरी हो गई, लेकिन एक और प्रोसेस भी होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। Thermoregulation is defined as the maintenance of internal temperature with a range that allows cells to function efficiently. आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है और उसको मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी है, और उस जिस तरह से उसको कंट्रोल किया जाता है उसी प्रोसेस को हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब जो एनिमल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर। उसमें दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव पोइकिलोथर्म्स एंड वी हैव होम्योथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं वो क्या हैं? वो नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, और ये जो एनिमल्स हैं दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। दूसरी तरफ वी हैव होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स में हम आ जाते हैं, यानी कि मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं। अब they are able to maintain fairly constant body temperature। बाहर जितनी भी ठंड हो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज होती हैं। नॉर्मली हम एक बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, उसके अलावा जब भी इम्बैलेंस आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है वो रेज हो गया है, तो हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो रेज को डिटेक्ट करते हैं और हमारे जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में वहाँ पे सिग्नल सेंड करते हैं। जब ऐसा होता है, सिग्नल सेंड हो जाते हैं, तो हमारे जो इफेक्टर्स हैं वो जो ग्लैंड्स हैं वो एक रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। वो रिस्पांस क्या होता है कि वी स्टार्ट स्वेटिंग, और स्वेटिंग की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो दोबारा नीचे आ जाता है। इसके बरक्स अगर आपका टेम्परेचर लो हो जाए नॉर्मल से, तो भी जो एक हमारा ब्रेन सेंटर है उसको मैसेज सेंड होता है, और उस मैसेज सेंड होने के रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शिवरिंग शुरू कर देती है। जैसे हम बहुत ज़्यादा ठंड में हम कांपना शुरू कर देते हैं तो वो शिवरिंग होती है। अब शिवरिंग से ये होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है। वो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो शिवरिंग के रिस्पॉन्स में आपके बॉडी टेम्परेचर को रेज कर देते हैं। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ और रिस्पॉन्सेज हैं कोल्ड के अराउंड, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू कोल्ड। अब जो है शिवरिंग बेसिकली अगर हम उसको एग्जैक्टली डिफाइन करें तो वो क्या है? दैट इज स्पैस्मोडिक कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड शिवरिंग। इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज होता है।
दूसरी तरफ क्या होता है कि एक और चीज चल रही होती है, एक और रिस्पॉन्स होता है जिसको कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं पाइलो इरेक्शन। अब पाइलो इरेक्शन जो है उसका लिटरली मीनिंग है इरेक्शन ऑफ हेयर, यानी जो गूज बम्प्स या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस रिस्पॉन्स को हम पाइलो इरेक्शन कहते हैं। जो आपके रोंगटे खड़े होते हैं, जो आपके बाल बॉडी पे खड़े होते हैं, उनका पर्पस ये है कि वो जो सराउंडिंग एयर है उसको ट्रैप कर लेते हैं, और वो जो सराउंडिंग एयर है दैट स्टार्ट्स टू एक्ट एज एन इंसुलेटर। और जब ऐसा होता है तो आपकी हीट को जो है वो बॉडी के अंदर ही रखा जाता है। इसके अलावा आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी फास्ट हो जाता है टू प्रोड्यूस मोर हीट इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में ऑस्मो रेगुलेशन से लेकर थर्मो रेगुलेशन से रिलेटेड हर चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ ब्रीफली अच्छे से बता सकूं। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।